लेक्चर थर्ड क्लास +1 का स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी, यानी कि आपने पहले जाना कि स्टैट्स क्या होते हैं, हमारे वे आंकड़े जिनको हम इकट्ठा करते हैं, हमारे अर्थशास्त्री इकट्ठा करते हैं ताकि उस देश की सारी अर्थव्यवस्था के बारे में हम जान सकें। और वो डेटा जब हम कलेक्ट करते हैं, आंकड़े जब एकत्रित किए जाते हैं तो कुछ बातों को ध्यान में रखा जाता है कि आपका डेटा किस तरह से आप उन्हें एकत्रित करेंगे, उनका मेथड क्या होता है। तो आइए आज हम जान लेते हैं उस स्टैटिकल स्टडी के लिए कुछ स्टेजेस जो आपकी उनके बारे में आज हम आपको यहाँ बताने वाले हैं। टोटल हमारी 5 स्टेजेस हैं जिनके ज़रिए हम जो स्टैटिकल स्टडी है उसको कंप्लीट करते हैं। प्लस आज हमको आपको बताएंगे कि जो इनके टूल्स हैं, मतलब किनके ज़रिए ये जो पूरे स्टेजेस है कंप्लीट हो जाती हैं। तो ये टूल्स प्लस आपकी टोटल सारी स्टेजेस आज हम इनके बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले आज जान लेते हैं हम स्टेज नंबर 1, जिसमें हम करते हैं कलेक्शन ऑफ डाटा, यानी कि आपका जो डाटा है, आपके जितने भी क्या हैं आपके आंकड़े हैं, उन्हें कैसे इकट्ठा किया जाता है। कलेक्शन मतलब इकट्ठा करना, डेटा मतलब आपके आंकड़े। तो इसमें सबसे पहले जो मैंने लिखा है टूल नंबर 1 वो है सेंसस मेथड, यानी कि जनगणना विधि। आप क्या कर सकते हैं स्टूडेंट्स, ध्यान दें कि आपकी जनगणना विधि में हम क्या करते हैं, पर्सनली व्यक्तिगत रूप से लोगों के पास जाते हैं, पर्सनली उनसे मिलते हैं, एरिया वाइज हम घूमते हैं और उनसे जाकर के पर्सनली अपना डेटा कलेक्ट करते हैं। ये डेटा काफ़ी एक्यूरेट होता है, बिल्कुल सही होता है, क्योंकि इसे हमने खुद जाकर के पर्सन से कलेक्ट किया है। ओरिजिनल डेटा भी हम यहाँ पर इसको बोल सकते हैं। तो डेटा इकट्ठा करने का सबसे आसान और सबसे बढ़िया, बट ये मेथड थोड़ा सा टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है और थोड़ा सा कॉस्टली भी होता है, क्योंकि हमें क्या करना पड़ता है, एरिया में खुद जाकर सर्वे करना पड़ता है। और दूसरा मेथड है हमारा, वो कौन सा है, सैंपल मेथड। सैंपल का मतलब क्या होता है कि हम क्या करते हैं, चुनाव करते हैं, पूरे एरिया में नहीं घूमते हैं। कुछ सिंपल सा बात है, आप एक सिलेक्टेड एरिया में जाएंगे, वहीं पर कुछ ऐसे पर्सन को चूज करेंगे जिन्हें उस एरिया की सारी कंफर्म नॉलेज हो, आप उसी से ही सारे एरिया की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। मतलब एक छोटी सी चीज़ से सारी इंफॉर्मेशन जान लेना, वो क्या कहलाता है, हमारा सैंपल मेथड में कहलाता है। एक इसका एग्जांपल लेते हैं, जैसे आपके घर में खाना बनाते समय आप चावल बनाते हैं, तो चावल बनाते समय आप एक चावल निकालकर उसे तोड़कर देखते हैं, अगर वो पक गया है तो बिल्कुल सारे चावल ऑटोमेटिकली क्या माना जाता है कि सभी क्या हो गए होंगे, पक गए होंगे। तो ये क्या कहलाता है, हमारा सैंपल मेथड कहलाता है कि एक ही इंफॉर्मेशन से सारी मतलब डेटा के बारे में जान लेना, वो क्या कहलाता है, सैंपल मेथड। जबकि जनगणना में एक एक पर्टिकुलर चीज़ को स्टडी किया जाता है, समझा जाता है, फिर जाके आपका डेटा जो है वो तैयार किया जाता है। तो डेटा कलेक्शन करने के लिए हमारे पास 2 मेथड रहते हैं। पहला है हमारा सेंसस यानी कि जनगणना, और दूसरा हमारा सैंपल यानी कि आपकी वो मेथड जिसमें हम रैंडमली कोई चीज़ चूज करके आप इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। तो पहला जो स्टेज हमारी जो रहेगी वो रहेगी कलेक्शन ऑफ डेटा, जो आप पूरी बुक में स्टेप बाय स्टेप आप पढ़ेंगे। बात करते हैं दूसरा स्टेप जो हमारा है वो है ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा, यानी कि आपको डेटा को क्या करना है, एकत्रित करने के बाद उन्हें संगठित करना है, ऑर्गेनाइज करना है। और डेटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए आपको भी क्या जरूरत पड़ेगी, टूल्स की जरूरत पड़ेगी, कुछ उपकरणों की जरूरत पड़ती है, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट रहता है हमारा वो है क्लासिफिकेशन कर देना। सिंपल सी बात है, आपके पास डेटा इतना सारा इकट्ठा हो गया है, अगर वो इकट्ठा पड़ा हुआ है, भीड़ में है, तो हम उससे कंक्लूजन नहीं निकाल पाएंगे। तो एक काम कीजिए, उन्हें कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर दीजिए। इट मीन्स उन्हें क्लासिफिकेशन, वर्गीकृत कर दीजिए, पार्ट में डिवाइड कर दीजिए। मान लीजिए स्कूल के बच्चे सुबह असेंबली में हैं, इकट्ठे हैं, तो आपको पता नहीं चलेगा कौन सा 9th का है, 10th का है, कॉमर्स किसके पास है, साइंस किसके पास है। तभी हम क्या करते हैं, उनके अलग अलग रूम में उन्हें भेज देते हैं। +1 कॉमर्स का रूम अलग, +2 कॉमर्स का रूम अलग, आर्ट्स वालों के लिए अलग रूम होता है। तो ये इसीलिए होता है, उनको क्लासीफाई कर दिया जाता है ताकि उनके बारे में इजीली हमें सारी इंफॉर्मेशन मिल सके। तो ऑर्गेनाइज करना डेटा को, क्लासीफाई कर देना, कुछ पार्ट्स में डिवाइड कर देना, फिर उनकी एक सीरीज तैयार की जाती है। जैसे किसी को रोल नंबर अलॉट हो जाते हैं, कोई स्पेशल आईडी अलॉट हो जाती है, तो क्या बन जाती है, उनकी एक सीरीज बन जाती है ताकि हर डेटा के बारे में हमें ईजिली इंफॉर्मेशन मिल सके। तो डेटा को क्लासीफाई करना और उनको एक सीरीज में बना देना, सीरीज बनाकर तैयार कर देना, क्या कहलाता है, हमारा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा कहलाता है। नेक्स्ट जो पॉइंट है हमारा थर्ड, वो है प्रेजेंटेशन ऑफ डाटा। जो आपने डेटा इकट्ठा कर लिया है, आंकड़े एकत्रित हो चुके हैं, बट हम उसे किस तरह से प्रेजेंट करेंगे दूसरों के सामने। देखिए जैसे आपके सामने यहाँ पर है, मैंने कुछ पॉइंट्स बना के आपके सामने डेटा को प्रेजेंट किया है। सारा डेटा बुक वाला नहीं लिखा गया है, ये जो इंपॉर्टेंट है आपके लिए काफ़ी एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, केवल मैंने वही इंपॉर्टेंट टॉपिक ही लिखे हैं विद एग्जाम्पल्स। इसीलिए
आपको अपने डेटा को प्रेजेंट करने के लिए कुछ टूल्स का यूज़ करना पड़ता है, जिसमें जैसे टेबल्स आती हैं, ग्राफ्स आते हैं, डायग्राम आते हैं। मैं छोटा छोटा एग्जांपल आपको बताता हूँ। टेबल्स की बात अगर मैं करूँ तो देखिए, आप अपना डेटा जो है कुछ इस तरह से, कुछ रोज बनाई जाती हैं और कुछ कॉलम्स बना करके आप अपने डेटा को प्रेजेंट करते हैं। जो इस तरफ होती हैं ये हमारी रो हैं, और जो ये इस तरह से वर्टिकल रूप में ये हमारे कॉलम होते हैं। तो कॉलम वर्टिकल होते हैं और जो हॉरिजेंटल हैं ये हमारी क्या कहलाती हैं, रो कहलाती हैं। तो रो और टेबल्स का जो टेबल क्या होती है, रो और कॉलम का एक कॉम्बिनेशन बन जाती है। नेक्स्ट है आपका ग्राफ। हम अपने डेटा को ग्राफिकल प्रेजेंट भी कर सकते हैं। जब टेबल बन जाएगी उसके बाद हम क्या बनाएंगे, एक डायग्राम। आपने देखे होंगे कुछ डायग्राम इस तरह से बनाए जाते हैं, किसी तरह के कोई वेल शेप के होते हैं, कोई यू शेप का होता है। तो ये हमारे क्या कहलाते हैं, डायग्राम्स कहलाते हैं, ग्राफ कहलाते हैं। और डायग्राम भी इन्हीं में होते हैं, पॉलीगन्स हो गए, कुछ पॉइंट्स लेकर के अगर हम क्या करते हैं, स्पेशल अपने जो डायग्राम है वो ड्रॉ करते हैं, तो उन्हें क्या कहते हैं, डायग्राम और ग्राफ्स और टेबल की हेल्प से हम अपने डेटा को क्या करते हैं, प्रेजेंट करते हैं, ताकि उन्हें आसानी से दूसरे हैं कोई लोग जो हैं उनसे इंफॉर्मेशन को जानना चाहते हैं तो वो इनके ज़रिए बहुत अच्छे से हमारे डेटा को समझ सकते हैं। तो ये डेटा को प्रेजेंट करने का एक बेस्ट तरीका होता है टेबल, ग्राफ एंड डायग्राम्स। उसके बाद करते हैं बात एनालिसिस ऑफ डेटा। जब हमारे पास डेटा सारा मिल चुका है, तैयार हो चुका है, उसे हमने लोगों को प्रेजेंट भी कर दिया है, अब वो क्या करेंगे, उस डेटा को एनालाइज करेंगे। अब एनालाइज करने के लिए, उनका विश्लेषण करने के लिए उनके पास कुछ स्पेशल टूल्स होते हैं, जैसे परसेंटेज निकाल देना, हमारे इस साल का कितना प्रॉफिट हुआ, हमारी सेल्स कितनी हुई है इस बार, तो वो क्या करते हैं, पिछले सालों से कंपेयर करके हम क्या निकाल सकते हैं, एक प्रतिशत के रूप में बता सकते हैं कि हमारा 10% प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है, हमारी 15% सेल इंक्रीज हुई है। तो परसेंटेज हमारे लिए क्या रहती है, एक तरह की एनालिसिस है, डेटा को अच्छे से समझने में हमारी हेल्प करती है। परसेंटेज हो गया, एवरेज हो गया, कोरिलेशन मतलब सहसंबंध, दो डेटा के बीच में आपस में क्या रिलेशन होते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, कोरिलेशंस। और एवरेज की बात करें तो ये सारी चीज़ें हमारी डेटा को क्या करती हैं, एनालिसिस करती हैं, इनका विश्लेषण करती हैं, ताकि हम उस कंपनी, उस फर्म के बारे में या उस अर्थव्यवस्था के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त कर सकें। और लास्ट पॉइंट जो हमारी लास्ट स्टेज हमारी रहती है वो रहती है इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा। इंटरप्रिटेशन का मतलब होता है हम अपने डेटा को कंक्लूजन्स निकालना, फाइनली एट द एंड में हम क्या निकालते हैं, कंक्लूजन्स। तो कंक्लूजन ऑफ डाटा है हमारा, इसे हम कहते हैं इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा, ताकि उस कंक्लूजन को हम क्या कर सकते हैं, अपने ओनर तक पहुंचा सकते हैं। जो भी हमारे को जिसने हमें काम दिया है डेटा को कलेक्ट करना, ऑर्गेनाइज करना, उनको हम अपना फाइनली डेटा तैयार करके उन तक प्रेजेंट करना क्या कहलाता है, इंटरप्रिटेशन कहलाता है। इसमें क्या बताया जाता है, डिग्री ऑफ रिलेशनशिप एंड कंक्लूजन्स, यानी कि आपके जितने भी फॉर्म में काम हुए हैं सारों का आपस में क्या रिलेशन रहा, पहले आपने माल को बनाया, फिर बेचा, प्रॉफिट कमाया, उसको कहाँ इन्वेस्ट किया, ये सारी चीज़ें कंप्लीटली फाइनली कंक्लूजन्स आपके पास तैयार होंगे और वो आप ओनर के सामने रख देंगे और वो उनका यूज़ करके आने वाली प्लानिंग, पॉलिसीज़ वगैरह तैयार कर सकते हैं। तो इंटरप्रिटेशन ऑफ डेटा में आपका ये टॉपिक रहेगा। तो ये जो हमारी 5 स्टेजेस हैं, इनके ज़रिए डेटा कलेक्ट किया जाता है और फाइनली उन लोगों तक पहुँचाया जाता है जो हमारी मेन पार्टी हैं, जिन्होंने हमें ये ऑर्डर दिए, जिन्होंने हमें ये कार्य करने के लिए रखा था, और ये फाइनली काम होने के बाद ये सारा डेटा वहाँ तक पहुँचाया जाता है। तो ये 5 स्टेजेस हैं जो आपके डेटा को स्टैटिकल स्टडी के अंदर बहुत इंपॉर्टेंट रखती हैं। 5 स्टेजें आपकी हैं और ये सारी की सारी टूल्स हैं आपके जो इन्हें कलेक्ट करने में आपकी हेल्प करते हैं। अब आया हमारा नेक्स्ट टॉपिक, वो है लिमिटेशन ऑफ स्टैटिस्टिक्स। तो आपने देख लिया स्टैट्स क्या होता है, कैसे इसे कलेक्ट किया जाता है, डेटा, आंकड़े। अब उन आंकड़ों को जो आपने इकट्ठा किया है उन्हें क्लासिफाई कर दिया, अरेंज कर दिया और उससे कुछ कंक्लूजन्स भी निकाल दिए। अब फाइनली कुछ उसमें कमियां पाई गई। देखिए यहाँ पर लॉस नहीं लिखा है, मतलब आप डेटा इकट्ठा करते हो तो उसका आपको कोई हानि नहीं होगी। ये क्या है, लिमिटेशन, यानी कि ये एक आपकी लिमिट है, सीमाएं हैं। अगर आप डेटा कलेक्ट करते हुए कुछ गलतियां करोगे तो भाई आपका नुकसान हो सकता है। अगर आप जानबूझकर अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मारोगे तो भाई चोट तो लगेगी, डर भी होगा। तो इसीलिए कहते हैं कि स्टैटिस्टिक्स मतलब डेटा को जब कलेक्ट किया जाता है, प्रेजेंट किया जाता है, तो कुछ गलतियाँ हो सकती हैं, तो वो आपको ध्यान रखनी होंगी। तो लिमिटेशंस इसीलिए बनाई गई हैं। तो ये टोटल लिमिटेशन कितनी है, 5 हैं। तो हम डिस्कस करते हैं
आइए फर्स्ट जो लिमिटेशन है वो क्या है, स्टडी ऑफ न्यूमेरिकल फैक्ट्स ओनली, यानी कि आपने देखा अभी तक मैं कितनी बातें कर रहा हूँ, इसमें हर बात किसकी हो रही है, आंकड़ों की हो रही है, डाटा की हो रही है और हमेशा न्यूमेरिकल फैक्ट्स की होती है। हाँ भाई किसी ने मार्क्स ले लिए तो कितने मार्क्स लिए, 50 नंबर ले लिए भाई, 60 ले लिए, इसका वेट कितना है, 80 kg है, 90 kg है, 50 kg है, 60 kg है, तो सबका क्या हो रहा है, न्यूमेरिकल फैक्ट्स ही कंसीडर किए जाते हैं। अगर हम बात करें स्टैट्स की तो भाई एग्रीगेट डेटा ही तो लेना होता है हमें, तो इसीलिए न्यूमेरिकल फैक्ट ही लिए जाते हैं। अब क्या चीज़ नहीं ली जाती, नॉट ऑनेस्टी, फ्रेंडशिप, यानी कि देखिए बात करें जस्टिस की, न्याय, तो ये न्याय की बात कोई नहीं करता कि किसी के साथ बुरा बर्ताव हो रहा है, अच्छा बुरा बर्ताव हो रहा है, हम ईमानदार हैं, हम बेईमान हैं, ये चीज़ें कभी भी बुक्स में अकाउंट्स में रिकॉर्ड नहीं होती हैं, तो इको में भी इनका कोई वैल्यू नहीं रह जाती है। सेम ऐसी फ्रेंडशिप भी है, अगर आपके साथ किसी की दोस्ती है तो वो चीज़ें भी क्या होती हैं, स्टैट्स में शो नहीं की जा सकती हैं कि आपके एम्प्लॉयज़ कितने अच्छे हैं, कितने बुरे हैं, कैसा उनके साथ लोगों के साथ उनका कैसा रिलेशन है, संबंध कैसा है, तो ये चीज़ें कभी भी जो स्टैट्स में शो नहीं होती हैं। तो कहीं ना कहीं इसकी कमी है कि यहाँ पर सिर्फ न्यूमेरिकल फैक्ट्स को ही कंसीडर किया जाता है। नेक्स्ट पॉइंट जो हमारा, स्टडी ऑफ एग्रीगेट्स ओनली, यहाँ पे क्या ली जाती हैं, सारी वैल्यूज़ को एग्रीगेट लिया जाता है, यानी कि एज अ होल लिया जाता है, एक सिंगल पर्सन की बात यहाँ नहीं की जाती, नॉट अबाउट द सिंगल पर्सन। हाँ भाई अगर बात करें कंपनी की तो एक एम्प्लॉय ने कितनी प्रोडक्ट को तैयार किया, ये चीज़ कंसीडर नहीं की जाती, कुल मिलाकर कितना प्रोडक्शन हुआ ये चीज़ कंसीडर की जाती है। इसीलिए जो स्टैटिकल में एक और भी चीज़ ध्यान दी जाती है कि यहाँ पर क्या होता है, स्टडी सिर्फ एग्रीगेट्स फैक्ट्स में ही होती है, सिंगल चीज़ की स्टडी यहाँ पर नहीं होती है। तीसरा पॉइंट है होमोजेनिटी ऑफ डेटा, जो भी आप डेटा कलेक्ट करोगे, जो भी आप एकत्रित करते हैं आंकड़े, वो सारे क्या होने चाहिए, उनकी एक यूनिफॉर्म होनी चाहिए, उनकी जो क्वालिटी है उसमें एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए। जैसे जब रिजल्ट अनाउंस होता है स्टूडेंट्स क्लास का, तब क्या होता है, कॉमर्स वालों का अलग होता है, नॉन मेडिकल वालों का अलग किया जाता है, फिर फाइनली एक टोटल परसेंटेज निकाली जाती है भी कितने बच्चों ने क्लियर किया, कितनों ने नहीं कर पाए हैं। तो इस तरह से आपका जो डेटा आप जो अरेंज करोगे उनमें कुछ ना कुछ होमोजेनिटी होनी चाहिए, उनके अंदर एक यूनिफॉर्मिटी होनी चाहिए, एक सिमिलैरिटी टाइप का डेटा होना चाहिए। नेक्स्ट है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस। स्टैट्स की एक ये भी कमी है कि आप जब डेटा कलेक्ट करते हो उनकी एक एवरेज निकालते हो तो क्या होती हैं, वो एवरेज सही तो हैं बट अगर सिंगुलर लेवल पर देखी जाए तो वो कहीं ना कहीं गलत साबित हो जाती हैं। इसके लिए मैं आपके लिए एक एग्जांपल लेके दिखाता हूँ आपको। मान लीजिए एक ए पर्सन है, एक पर्सन है बी, ए ने इनकम कमाई है 500 रुपये और बी की इनकम कमाई है उसने कितनी 1000 रुपये। दोनों की अगर एवरेज निकाली जाए तो क्या होगी, 1500 डिवाइड बाई 2 750, ये आई है दोनों की एवरेज। तो स्टैटिक्स क्या कहती है कि दोनों की जो एवरेज इनकम है वो कितनी है 750, जबकि आप देख रहे हो ए की इनकम कितनी है, अरे भाई ए की इनकम तो 500 है, 750 थोड़ा ही है। तो ये एवरेज जो है वो क्या है, सिंगल पर्सन की जो इनकम है वो शो नहीं कर रही है। बी की इनकम 1000 है, क्या वो 750 रुपये है, नहीं बिल्कुल भी नहीं, ना तो ए की इनकम है 750 ना ही बी की इनकम है 750। तो भाई रिजल्ट्स क्या हो गए, गलत हो गए। तो इसीलिए लिखा गया है रिजल्ट्स आर ट्रू ओनली ऑन एवरेज बेसिस। दोनों की एवरेज तो 750 है बट ना तो ए की इनकम 750 ना बी की इनकम 750। तो रिजल्ट्स क्या होंगे आपके, फेल हो गए, ट्रू नहीं है। ये ट्रू तभी होंगे जब हम एवरेज लेते हैं तो। और लास्ट पॉइंट है कैन बी यूज ओनली बाय द एक्सपर्ट्स। आप देख रहे हो डेटा जो अरेंज करना, ऑर्गेनाइज करना, प्रेजेंट करना, एनालाइज करना, इंटरप्रेट करना, इतने ज़्यादा स्टेप्स हैं और इतने ज़्यादा उनके टूल्स हैं, इतने टिपिकल हैं कि इनके लिए आपको क्या चाहिए, एक स्पेशल नॉलेज की जरूरत होती है, एक स्पेशल प्रोफेशनलिस्ट ही ऐसा काम कर सकता है। तो ये पर्सन ही होते हैं कुछ एक्सपर्ट्स जिनको स्पेशल नॉलेज होती है, वही क्या कर सकते हैं, इन डेटा का यूज़ कर सकते हैं, कलेक्ट कर सकते हैं और इन्हें अच्छे से प्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये थी हमारी स्टैटिक्स की कुछ लिमिटेशंस। तो इस चैप्टर में आपने जाना स्टैट्स क्या होती हैं, उसकी 5 स्टेजेस मैंने आपको बता दी और उस स्टैट्स को कलेक्ट करते हुए आपको इन सावधानियां रखनी है कि कुछ इनकी कमियां हो सकती हैं। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, स्टेजेस ऑफ स्टैटिकल स्टडी एंड limitation of statics. Thank you students.